हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साधना क्लासेज। आज मैं लेके आया हूँ कक्षा 9 के फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मोशन अर्थात गति। तो गति में अगर बात करें तो उससे पहले हम कुछ चर्चा करते हैं भौतिक राशि के बारे में। भौतिक राशि क्या है? भौतिक, इसको इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि का मतलब ऐसी राशि जिसकी हम गणना कर सकें, या ऐसा कह सकते हैं जिसको हम एक संख्या के द्वारा व्यक्त कर सकें, तथा जिसको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकें, यानी उसको हम उसका मान निकाल सकते हो, उसको किसी संख्या के द्वारा व्यक्त कर सकते हो। तो ऐसी राशियां जिनकी गणना की जा सके, जिनको एक संख्या के द्वारा प्रदर्शित कर सके। जिसे मान लिया कि अगर हम द्रव्यमान की बात करते हैं, किसी वस्तु का वजन कितना है, कहेंगे 5 किलोग्राम। तो ये 5 क्या हो गया, उसमें संख्या हो गया। कहेंगे कि यहाँ से दिल्ली की दूरी कितनी है, मान लेंगे 600 किलोमीटर। उसमें 600 क्या है, संख्या है। यहाँ क्या बताया गया, द्रव्यमान या वजन बताया गया। यहाँ क्या बताया गया, दूरी बताया गया। ये सब क्या है, राशि, जिनको किसके द्वारा व्यक्त किया जा रहा है, संख्या के द्वारा। अगर हम केवल कहें कि किसी वस्तु का द्रव्यमान किलोग्राम है, तो कितना किलोग्राम है ऐसा हमको पता नहीं चलेगा। एग्जैक्ट जानकारी के लिए उसको हम संख्या के द्वारा ही प्रदर्शित कर सकते हैं। दूरी की बात करें, दूरी कितनी है, किलोमीटर कहेंगे तो हम उसको नहीं बता सकते। जब तक उसको हम संख्या के द्वारा नहीं लिखेंगे, तब तक वो भौतिक राशि हमारी ठीक से प्रदर्शित नहीं होगी। तो ऐसी राशियां जिनकी गणना की जा सके, जिनको एक संख्या के द्वारा प्रदर्शित कर सकें, और जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट रूप से माप सके, अप्रत्यक्ष का मतलब किसी दूसरे तरीके, जैसे हम बात करते हैं लंबाई का। किसी चीज की लंबाई निकालनी है तो उसको हम डायरेक्ट मीटर पैमाने से लगाकर नाप लेंगे। लेकिन अगर किसी चीज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल हम डायरेक्ट नहीं माप पाएंगे। क्यों नहीं माप पाएंगे? क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। पहले हम लंबाई मापेंगे, फिर चौड़ाई मापेंगे, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तब हमारा क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन लंबाई को हम माप सकते हैं। लंबाई को मापने के लिए किसी दूसरी चीज को मापने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्षेत्रफल मापने के लिए पहले हमको लंबाई और चौड़ाई को मापना होगा, फिर उसका गुणा करेंगे तब हमको क्षेत्रफल मिलेगा। तो यहाँ लंबाई को हमने प्रत्यक्ष रूप से मापा, जबकि क्षेत्रफल को हमने अप्रत्यक्ष रूप से मापा। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब यही है। तो भौतिक राशियां जिनको हम गणना कर सके, जिनको एक संख्या के द्वारा प्रदर्शित कर सकें, और जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सके, उन्हीं को हम भौतिक राशि कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारी है। लंबाई है, चौड़ाई है, क्षेत्रफल है, आयतन है, द्रव्यमान है, ताप है, विद्युत धारा है, बहुत सारी राशियां हैं। इन्हीं राशियों को फिर हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब दिशा के आधार पर या ऐसा कह सकते हैं, इनको दो तरीके से बांटा जाता है। एक दिशा के आधार पर और एक है इनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापने के आधार पर। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापने के आधार पर इनको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, मूल राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। मूल राशि किसे कहते हैं? मूल राशि जिनको हम, वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र क्यों होंगी? क्योंकि उनको प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। उनको मापने के लिए किसी दूसरी चीज को मापने की जरूरत नहीं है। ऐसा कह सकते हैं जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती। जैसे लंबाई है, लंबाई को मापने के लिए किसी दूसरी चीज को मापने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये दूसरे राशियों पर निर्भर नहीं करता है। लंबाई स्वतंत्र है, ये दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मूल राशि। दूसरा बात करें कि द्रव्यमान। द्रव्यमान भी हमारा क्या है, स्वतंत्र है। द्रव्यमान भी नापना होगा, हम तराजू से माप सकते हैं या भौतिक तुला से माप सकते हैं। इसको नापने के लिए किसी दूसरे राशि को मापने की जरूरत
नहीं है तो इसको भी हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, यानी कि ये भी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता, अर्थात ये भी क्या है, मूल राशि है। तो ऐसे कुल मिला के 7 प्रकार की मूल राशियां हैं। मूल राशियों की संख्या जो है वो 7 है। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं। इनके अलावा जितनी भी राशियां होंगी सब व्युत्पन्न राशियां होंगी। क्यों? क्योंकि वो दूसरी चीजों पर निर्भर करती हैं। तो 7 प्रकार की मूल राशियां हो गई। अब इन मूल राशियों के मापने के लिए जो मात्रक बनाए गए हैं उनको क्या कहते हैं? हम मूल मात्रक कहते हैं। मात्रक के बारे में आप जानते होंगे। मात्रक मतलब किसी वस्तु को जिस राशि में, जिस मात्रा में नापा जाता है। जैसे द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, किलोग्राम क्या हो गया? द्रव्यमान का मात्रक हो गया। दूरी को किलोमीटर में या मीटर में मापा जाता है तो उसका क्या हो गया? मात्रक हो गया। समय को सेकंड में, घंटे में, मिनट में इत्यादि में मापा जाता है तो उसका क्या हो गया? मात्रक हो गया। तो हर चीज, हर राशि का अपना अपना मात्रक होता है। तो ऐसे भी मूल राशियों का भी मात्रक होगा जिसे हम मूल मात्रक कहते हैं। लंबाई की बात करें तो लंबाई, वैसे तो किसी राशि का एक ही मात्रक नहीं होता, किसी राशि के बहुत सारे मात्रक हो सकते हैं। उसके छोटे भी मात्रक होते हैं, बड़े भी मात्रक होते हैं। जैसे इसकी आवश्यकता होती है उस हिसाब से हम उस मात्रक का उपयोग करते हैं। जैसे छोटी जोड़ी, वो इतनी बड़ी चीज है, उसको अगर हम मापेंगे तो उसको सेंटीमीटर या मिलीमीटर में मापते हैं। कोई बड़ी चीज, इतनी बड़ी चीज है तो उसको मापने के लिए मीटर में मापते हैं। वो बहुत है, किसी शहर की दूरी नापना है तो उसको मापने के लिए हम किलोमीटर की दूरी नाप करते हैं। अंतरिक्ष की दूरी को हम खगोलीय दूरी में या प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तो जैसा जिसकी आवश्यकता होती है उस हिसाब से मात्रक उपयोग किया जाता है। तो एक राशि का केवल एक ही मात्रक होता है, एक ही मात्रक नहीं होता बल्कि बहुत सारे मात्रक होते हैं। लेकिन मात्रक की पद्धतियां आप जानते होंगे, 3 पद्धति होती है। एमटीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एमपीएस पद्धति। एमटीएस का मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। और इसका मतलब फुट, पाउंड, सेकंड। ये सब लंबाई का मात्रक है। बीच में आपका द्रव्यमान का मात्रक है, उधर समय का मात्रक है। इसी एमटीएस पद्धति को हम एसआई पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि जो सर्वरूप से मान्य हुआ, सभी पूरे विश्व में जो मान्य हुआ वो एमटीएस पद्धति ही मान्य हुआ, इसलिए इसको हम एसआई पद्धति यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। तो हम जो भी मात्रक लिखते हैं वो एमटीएस पद्धति या एसआई पद्धति में ही लिखते हैं। बाकी अन्य पद्धति में उसका मात्रक भी होता है, लेकिन जो लिखा जाता है वो पहले हम एमटीएस पद्धति में लिखेंगे। तो इन सब का एमटीएस पद्धति में जो मात्रक होता है, लंबाई में इसका लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकंड, ताप का मात्रक होता है केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है। तो इस 7 प्रकार की मूल राशियां हैं और 7 मूल मात्रक हैं। इनके अलावा जो भी मात्रक होंगे उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या हुआ? जैसे हमने बताया कि मूल राशि वही राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, या कह सकते हैं कि वही राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। उसी प्रकार से उसी के जस्ट उल्टा मूल मात्रक यानी कि व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि ऐसी राशियां जो दूसरे राशि पर निर्भर करती हैं, किसी दूसरे राशि की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, उन्हीं मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, या उन्हीं राशियों को हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किन किन चीजों पर निर्भर करेगा? लंबाई और चौड़ाई पर। दूसरी बात करेंगे आयतन, आयतन किस पर निर्भर करेगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई पे। दूसरी बात में कि चाल, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो हाँ, यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड कर रहा है, आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पे डिपेंड कर रहा है, चाल दूरी समय
पर डिपेंड कर रहा है। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं मापेंगे तब तक हम इन राशि को प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात इनको कह सकते हैं कि हम अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, या कह सकते हैं ये सब राशियाँ इन राशियों पर निर्भर करती हैं, या कह सकते हैं कि इन राशियों को हम इन राशियों के साथ से ही प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इन राशियों को हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। तो व्युत्पन्न राशि की परिभाषा क्या बनेगी कि वे राशियाँ जिन्हें हम मूल राशियों के साथ, ये सब राशियाँ मूल राशियाँ ही, लंबाई चौड़ाई दूरी ये सब क्या मूल राशियाँ हैं, सब लंबाई में ही आती हैं। दूरी क्या है, लंबाई ही है। समय क्या है, यानी कि ये सब जो व्युत्पन्न राशियाँ बनती हैं सब मूल राशियों की सहायता से ही बनी होती हैं। तो वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं या मूल राशियों पर निर्भर करती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं, और उनके मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इन 7 के अलावा जितनी भी राशियाँ हैं सब व्युत्पन्न राशियाँ हैं। इसके अलावा 2 राशियाँ और सी हैं, उनको हम पूरक राशि कहते हैं। पूरक राशि कौन कौन सी है, एक है आपका कोण और दूसरा है घन कोण। कोण का मात्रक होता है रेडियन, हालांकि कोण का कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन इसको क्योंकि ऐसा केवल कोण ही नहीं है कि जिसका नाम, तो बहुत और भी राशियां हैं जिनका कोई मात्रक नहीं होता है, तो उन सब चीज़ों को उन राशियों से अलग करने के लिए कोण का मात्रक बनाया गया रेडियन। उसी तरीके से घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो ये दोनों को हम पूरक राशियां कहते हैं। ये मूल राशियां, बाकी इनके अलावा जो है सब व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। उसके बाद ये तो रहा आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मापने के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण। अब दिशा के हिसाब से बात करें, क्योंकि कुछ ऐसी राशियां होती है जिनमें दिशा होती है, कुछ ऐसी राशियां होती है जिसमें दिशा नहीं होती, तो उस हिसाब से भौतिक राशियों को 2 भाग में डिवाइड किया गया। एक अदिश राशि है और दूसरा है सदिश राशि। इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी और इसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अदिश राशियां किसे कहते हैं, वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, परिमाण का मतलब संख्या, जिसका केवल मान होता है, दिशा नहीं होती है, उन राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है या जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, दूरी, चाल और कार्य, ऊर्जा, ये सब क्या है, सब अदिश राशि हैं, क्योंकि इन सब में कहीं भी दिशा की कोई बात नहीं है। जैसे मान लेंगे, कहेंगे यहाँ से दिल्ली तक की दूरी कितनी है, तो कहेंगे 1000 किलोमीटर या 600 किलोमीटर कह दिया हमने, तो 600 किलोमीटर कह दिया तो उसमें हमने कहीं दिशा की बात नहीं की। हमने कह दिया कि वो व्यक्ति कितने स्पीड से जा रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो उसमें हमने कहीं भी दिशा की बात नहीं की, इसलिए ये राशियां क्या होंगी, अदिश राशि होंगी। इस तरीके से सदिश राशि की बात करें, सदिश राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत होती है, क्योंकि राशि है, राशि में परिमाण तो होगा लेकिन परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होगी, उन राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, वेग की बात करें तो चाल अदिश राशि है, लेकिन वेग क्या है, सदिश राशि है। इसी चाल में अगर चाल को हम दिशा के साथ प्रदर्शित करें तो यही चाल हमारा वेग बन जाता है। जैसे यहाँ पर हमने कहा व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो चाल है, लेकिन हमने ये कह दिया कि व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो वहां पर उसका हमने क्या बता दिया, वेग बता दिया। तब वहां चाल नहीं होगा, उसका क्या हो गया, वेग, क्योंकि हमने परिमाण के साथ साथ दिशा भी जोड़ दिया। इसी तरीके से हम बल, जैसे दूसरा क्या है, बल, बल हम लगाते हैं तो बल 2 तरीके से लगा सकते हैं, या किसी चीज को हम ढकेल सकते हैं या किसी चीज को हम खींच सकते हैं। तो वहां पर ढकेलना मतलब अपने दूर से और खींचने का मतलब अपने तरफ। तो बल भी क्या है, बल में भी दिशा होती है। किसी वस्तु पर हमने 5 न्यूटन का बल लगाया, तो 5 न्यूटन का बल लगाया, अब उसमें ये नहीं पता चला कि हमने उसको ढकेला कि खींचा, लेकिन जब कह देंगे कि 5 न्यूटन बल लगाया उसको हमने खींच लिया, तो वहां पर उसकी दिशा भी निर्धारित कर दी गई, अर्थात बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसके अलावा और भी सदिश राशि है, त्वरण है, संवेग है
और बहुत सी राशियां जो कि सदिश राशि के अंतर्गत आती हैं। तो वे राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। और वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। तो ये तो हो गया भौतिक राशि के बारे में। भौतिक राशि हो गया, मूल राशि हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गया, सदिश राशि हो गया, अदिश राशि। अब हम टॉपिक पे अपने चैप्टर पे आते हैं, गति। गति क्या है? जैसे किसी कोई भी व्यक्ति चल रहा है तो हम कहते हैं गति कर रहा है। पक्षी उड़ रहे हैं कहेंगे गति कर रहा है। ट्रेन जा रही है कहेंगे गति कर रहा है। लेकिन आखिर उसमें ऐसा क्या होता है, या ऐसे क्या कौन सा गुण होता है जिसको हम देख के बताते हैं कि ये व्यक्ति चल रहा है? ऐसे उसमें क्या परिवर्तन होता है, क्या चीज होती है कि हम कह सकते हैं कि वो गति में है? क्या चीज उसमें देखते हैं तब हम बताते हैं कि कोई व्यक्ति गतिमान है या कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। क्या चीज उसको हम देख सकते हैं? तो उन चीजों में सबसे बड़ी चीज आती है अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन या हम स्थिति परिवर्तन कह सकते हैं। अगर किसी वस्तु में समय के साथ अवस्था परिवर्तन या स्थिति में परिवर्तन होता है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है या अवस्था, इसको अवस्था रखकर अगर हम स्थिति कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा, स्थिति कहें। अगर किसी वस्तु की समय में के साथ स्थिति पे परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु गतिमान है। लेकिन एक चीज और, केवल इतना ही कहना काफी नहीं होगा कि कोई वस्तु समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तो उसको हम गतिमान कह देंगे। समय के साथ किसी दूसरे स्थिर वस्तु के सापेक्ष गति जो होती है वो सापेक्षिक होती है। सापेक्षिक मतलब देखने वाले पे भी डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति कौन देख रहा है। जो गति, जैसे मान लिया कि यहाँ एक व्यक्ति है खड़ा हुआ है और एक व्यक्ति साइकिल, यहाँ एक साइकिल से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ एक खड़ा हुआ है, तो ये इसकी नजर में क्या है, ये गतिमान है। लेकिन अगर ये साइकिल वाला देखे इसको तो ये भी कहेगा कि ये गतिमान है। जैसे हम तो आप लोग सफर किए होंगे बस में या ट्रेन में, ये ट्रेन चलने लगती है तो आगे की चीजें पीछे जाने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ट्रेन में बैठे रहते हैं, स्थिर रहते हैं, तो हमको लगता है कि हम स्थिर हैं और बाकी चीजें की अवस्था स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, हमारे सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होता है। अर्थात हमें लगता है कि बाकी चीजें जो पीछे जा रही हैं वो गतिमान है, जबकि ट्रेन लगता है कि वही है, जबकि गतिमान ट्रेन है और बाकी चीजें स्थिर हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि ये व्यक्ति कहेगा ये गतिमान है और ये व्यक्ति कहेगा ये गतिमान है। तो गति जो होती है सापेक्षित होती है, अर्थात देखने वाले पर भी डिपेंड करता है कि गति कैसी हो रही है, गति हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे उसी साइकिल पर एक पीछे दो लोग बैठे हैं, एक चला रहा है एक बैठा है और एक यहाँ खड़ा हुआ है, साइकिल पर बैठे हुए जा रहे हैं, तो ये कहेगा ये गतिमान है, ये भी गतिमान है, और ये कहेगा ये गतिमान है। लेकिन ये दोनों कहेंगे कि ना तुम गतिमान हो, क्योंकि इन दोनों के बीच की स्थिति नहीं परिवर्तन हो रही समय के साथ। उस समय के बाद ये यहाँ पहुंच जाएंगे और ये व्यक्ति यहाँ है, तो यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी बदल गई। कुछ समय के बाद समय के साथ दूरी बदल गई, आती स्थिति में परिवर्तन हो गया, तो ये दोनों गतिमान होंगे इसके देखने के में और ये गतिमान होगा इन दोनों के देखने में। लेकिन अगर ये दोनों देखें तो जितनी दूरी पर यहाँ थे उतनी ही दूरी पर यहाँ है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे को कहेंगे गतिमान नहीं है, जबकि वास्तव में ये दोनों गतिमान हैं। तो गतिमान क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि ये दोनों क्या है, गतिमान है, स्थिर नहीं है। कौन स्थिर है? ये सही बता रहा है और ये दोनों गलत बता रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्थिर है, इसीलिए हमने कहा दूसरे स्थिर वस्तु के सापेक्ष। अर्थात अगर हमको किसी वस्तु की स्थिति बतानी है तो सबसे पहले हमको स्थिर होना पड़ेगा। जब हम स्थिर होंगे तब उस व्यक्ति की सही गति के बारे में हम निर्धारण कर सकते हैं कि हाँ वो गति हो रही है उसकी या नहीं हो रही है। क्योंकि अगर हम साथ साथ दो लोग जा रहे हैं तो दोनों लोग जा रहे हैं लेकिन एक दूसरे के नजर में गतिमान नहीं होंगे। कोई तीसरा देखने वाला को वो कहेगा गतिमान है लेकिन एक दूसरे के नजर में गतिमान नहीं होंगे। तो गति क्या होती है? सापेक्षिक होती है। तो दो चीजें तीन चीजें गति में है। सबसे पहले स्थिति परिवर्तन, दूसरी चीज क्या, किसके साथ, समय के साथ, तीसरी चीज किसके सापेक्ष, स्थिर वस्तु के सापेक्ष। तो गति की परिभाषा देते समय इन तीनों चीज का हम ख्याल रखेंगे, तब हम गति की परिभाषा देते हैं। जैसे कहेंगे यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ दूसरे वस्तु
दूसरे स्थिर वस्तु के सापेक्ष परिवर्तन होता है, तब हम कहेंगे वह वस्तु गति अवस्था में है, अन्यथा विरामावस्था में या स्थिर अवस्था में है। यानी कि अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ किसी दूसरे स्थिर वस्तु के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो वह वस्तु गति अवस्था में कहलाती है, अन्यथा वह वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। सिंपली अगर ऐसे कहें तो हम इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है कहना, क्योंकि देखने वाले पे डिपेंड करता है। जनरली लोग कह देते हैं कि स्थिति समय के साथ स्थिति परिवर्तन को हम गति कहते हैं, वो अधूरा है, सही है लेकिन अधूरा है। जब तक हम ये कहेंगे कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन दूसरे स्थिर वस्तु के साथ, दूसरे स्थिर वस्तु के साथ एक समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। अगर समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं, जैसे ये यही है और कुछ समय के बाद भी यही है, तो हम कहेंगे क्या है, वो स्थिर अवस्था में, क्योंकि उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस तरीके को हम गति कहते हैं। अर्थात गति क्या है, दूसरे स्थिर वस्तु के साथ समय के साथ स्थिर परिवर्तन की गति, स्थिर परिवर्तन को हम गति कह सकते हैं। अगर वही चीज स्थिर परिवर्तन नहीं हो रहा समय के साथ तो हम कहेंगे वह विरामावस्था में है। उसके बाद आता है गति के प्रकार। गति के प्रकार की बात करें तो गति के प्रकार को वैसे तो अलग अलग आधार पर अलग अलग, जैसे सबसे पहले आती है एक समान गति, एक समान गति और असमान गति, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति की बात करें, जैसा कि कोई वस्तु हमारा समान समय में समान दूरी तय करती है। जैसे मान लिया कोई गाड़ी से जा रहा है, 5 मिनट में वो 2 किलोमीटर गया, फिर अगले 5 मिनट में 2 किलोमीटर गया, फिर अगले 5 मिनट में 2 किलोमीटर गया, फिर अगले 5 मिनट में 2 किलोमीटर गया, तो ये गति उसकी क्या होगी, एक समान, क्योंकि वो समान समय यानी कि 5 मिनट है, समान दूरी यानी कि 2 मिनट है, तो समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, तो उसकी गति को क्या कहेंगे हम, एक समान गति कहते हैं। यानी कि उसकी स्पीड क्या होगी, समान होगी, एक समान चाल से वो चलेगा तो उसको हम एक समान गति कहेंगे। दूसरा है असमान गति। मान लिया कि पहले वो 5 मिनट में 2 किलोमीटर चल रहा, अगले 5 सेकंड में स्पीड तेज कर दी, 3 किलोमीटर चल गया, फिर आगे चल के उसने स्लो कर दिया, 1.5 किलोमीटर गया, तो ये क्या है, समय समान है लेकिन असमान दूरी तय कर रहा है। पहले 5 मिनट में 2, दूसरे 5 मिनट में 3, तीसरे 5 मिनट में 1.5, तो अलग अलग दूरी तय कर रहा है। समान वही है, समय क्या है वही है, 5 मिनट ही है, लेकिन दूरी अलग अलग तय कर रहा है, अर्थात उसकी गति कैसी होगी, असमान गति। तो अगर समान समय में असमान दूरियां तय करता है तो उसको हम असमान गति कहते हैं, और अगर समान समय में समान दूरियां तय करता है तो उसको हम एक समान गति कहते हैं। दूसरे अगर टाइप ऑफ मोशन की बात करें, गति के प्रकार, तो गति के प्रकार सबसे पहले आता है सरल गति। सरल रेखीय गति, या इसको हम ऋजु रेखीय गति की भी कहते हैं, क्योंकि ऋजु रेखा अर्थात यानी कि सीधी रेखा को हम ऋजु रेखा कहते हैं। सरल रेखीय गति या ऋजु रेखीय गति, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कोई वस्तु एकदम सीधी जा रहा हो, एक सीधी रेखा के अनुदेश गति कर रहा हो, जैसे प्रकाश कहते हैं सीधी रेखा में चलता है। कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो सीधी रेखा में चलती है। ट्रेन अगर की सीधी पटरी है, सीधी पटरी पर ट्रेन दौड़ रही है तो उसकी गति क्या होगी, एक सरल रेखीय गति होती है। सड़क पे दौड़ती कार एक सरल रेखीय गति होती है। तो सरल रेखीय जो एक सीधी रेखा के अनुदेश गति करती है उसको हम सरल रेखीय गति कहते हैं। दूसरा बात करते हैं वक्रीय गति। अगर वक्रीय गति में कई गतियां आ जाती हैं तो उसको हम अलग से बता देते हैं। दूसरा आता है वृत्तीय गति, इंग्लिश में इसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। वृत्तीय गति अर्थात वृत्त के परिधि के अनुसार, जब कोई गति किसी वृत्त के परिधि के अनुदिश गति करती है, वृत्त के परिधि के अनुदिश गति करती है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। यहाँ है कोई चीज और ऐसे इसकी चारों, इस बिंदु के चारों तरफ ऐसे गति करता है। या ऐसा कह सकते हैं यदि कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु से कुछ दूरी बनाकर, या ऐसी गति होती है कि किसी स्थिर बिंदु से उसकी दूरी सदैव समान होती है तो उसकी गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। सिंपल वही है कि यदि कोई गति किसी वृत्त के परिधि के अनुदिश होती है तो उस गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं।
और एक चीज अगर उसी गति में उसकी गति क्या है, समान है, उसी वृत्तीय गति में उसकी गति क्या है, समान है, तो उसको हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे वृत्तीय गति का एग्जाम्पल कहें, जैसे कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल क्या होता है, बीच में यहाँ बना होता है और यहाँ से इसके चारों तरफ गति करता है। दूसरा, सूर्य के चारों तरफ ग्रहों की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। पृथ्वी क्या करता है, सूर्य के चारों तरफ गति करता है, तो उसकी गति भी क्या हो जाएगी, वृत्तीय गति हो जाएगी। और की बात करें, घड़ी के देखें, घड़ी के सुई की नोक, सुई की गति नहीं कहेंगे बल्कि सुई की नोक की गति कहेंगे। सुई की गति घूर्णन गति में आ जाएगा, तो घड़ी के सुई की नोक की गति वृत्तीय गति हो जाएगी। तीसरा आपका घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या है, वृत्तीय गति और घूर्णन गति में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि वृत्तीय गति में हमारा जो वस्तु होता है वो अपना स्थान छोड़ता रहता है, और घूर्णन गति में व्यक्ति अपना वस्तु अपना स्थान नहीं छोड़ता है, बल्कि एक जगह स्थिर रहकर अपने अक्ष के चारों ओर घूमता रहता है। जैसे पृथ्वी हमने बताया कि पृथ्वी जो होती है, जैसे मान लीजिए सूर्य है, पृथ्वी इसके चारों तरफ भी चक्कर लगाती है और पृथ्वी स्वयं भी ऐसे ऐसे घूमती है। तो जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है वो वृत्तीय गति हो गई, और जो स्वयं घूमती है वो क्या हो गया, घूर्णन गति होती है। तो घूर्णन गति में वस्तु अपनी एक जगह स्थिर रहकर अपनी अक्ष के अनुदिश चारों तरफ गति करता है। जैसे छत साला फैन चलता है, पंखा चलता है, पंखा एक जगह स्थिर है लेकिन वो घूम रहा है, तो उसकी गति को हम घूर्णन गति कह सकते हैं, वृत्तीय गति नहीं कहेंगे। साइकिल का पहिया धुरी पे अपना जमा हुआ है, उसी के चारों तरफ गति करता है, तो उसको हम घूर्णन गति कहेंगे। लेकिन और घड़ी की सुई कहेंगे तो घूर्णन गति होगा, घड़ी की सुई की नोक कहेंगे तो वो वृत्तीय गति होगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, वृत्तीय गति और घूर्णन गति में क्या डिफरेंस है। वृत्तीय गति में वस्तु अपना स्थान छोड़ता रहता है, जबकि घूर्णन गति में वस्तु अपना स्थान नहीं छोड़ता, एक जगह स्थिर रहकर अपने अक्ष के चारों ओर घूमता रहता है, उसी को हम घूर्णन गति